नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट को हर वर्ग का बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट अमृत काल का पहला और क्रांतिकारी बजट है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृत काल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूं। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहां भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे। ऐसी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि अपार शौर्य, साहस और निष्ठा से सेवारत सभी तटरक्षकों के मातृभूमि के प्रति समर्पण को नमन। तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस आज है और ऐसे में भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया और सीएम ने ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस आज बड़े धूमधाम से मनाया गया और इसको लेकर तटरक्षकों को सीएम ने ट्वीट कर शुभकामनाएं और बधाई दी। तो हरियाणा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की बीते वर्ष दिसंबर मास में हड़ताल अभी तक जारी है। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक जैन ने बताया कि जीएसटी का भुगतान नहीं होने की वजह से वो हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि हमारी बैठक मुख्य सचिव संजीव कौशल से होगी, उसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा। साथ ही कहा कि काफी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई, उनकी तरफ से आश्वासन देने के बावजूद अभी तक हमें कोई भी राहत नहीं दी गई है। मुख्य विषय हमारा जीएसटी का है, जो पिछले 7-8 महीने से जब से ये लगा है, 17 जुलाई 2022 से एनफोर्स किया गया है। 6% का एक्स्ट्रा कर जो है वो ठेकेदार दे रहे हैं और इसके बारे में भिन्न भिन्न स्तर पर मीटिंग हुई है। सबसे पहली मीटिंग हमारी 4 सितंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री से करनाल में हुई थी। उन्होंने एक आश्वासन दिया था कि ये जो भी आपका कर है अतिरिक्त, इसका वहन सरकार करेगी। हम सब ठीक अच्छे से, उसके बाद हम सभी संबंधित अधिकारियों से मिले, एसीएस फाइनेंस से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, एसीएस पीडब्ल्यू से मिले, अपने इंजीनियर चीफ से मिले। सबने एक आश्वासन दिया कि ये आपका जो कर है 6% का, ये सरकार वहन। तो गुरुग्राम के सिकंदरपुर घोसी में कांग्रेस के युवा नेता सन्नी यादव का ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ पगड़ी बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर सैकड़ों युवाओं ने इफ्को चौक से लेकर गांव सिकंदरपुर तक जुलूस निकाला। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में सन्नी यादव कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साथ रहे और यात्रा के समापन के बाद अपने गांव सिकंदरपुर घोसी पहुंचे, जहां पर फूलमालाओं के साथ ग्रामवासियों के उनका स्वागत किया। गांव के मौजूद लोगों ने सनी यादव को पगड़ी बांधकर बधाई दी। सनी यादव ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के चुनावों में इस यात्रा का असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी से तंग आ चुकी है। अब चुनाव धर्म के नाम पर नहीं होगा, जनता जान चुकी है। अब मुद्दों पर बात होगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। देश की जनता जाग चुकी है। तो सनी यादव का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के युवा नेता सनी यादव गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल थे सनी यादव,
जिसके बाद जब उन्होंने घर वापसी की तो उनका जोरदार स्वागत हुआ और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का असर आने वाले चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है और अब धर्म के आधार पर वोट नहीं होंगे, अब मुद्दों पर बात होगी। सनी यादव का जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूलमाला पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। ये माहौल सिर्फ मोहब्बत का है, जो संदेश हम सबको, हमारी जो संस्कृति है, जो भाईचारा है, जो विश्वास है, उसे इस प्यार के सूत्र में बांधने दोबारा इस देश की यात्रा हमें करनी पड़ी। जो हमारे संस्कार हैं, आदर्श है, जो मोहब्बत का जिसे हम देश कहते हैं, ये वही रास्ता था। हर वर्ग को, हर समाज को, किसान को, मजदूर को इस रोड पे आना पड़ा, फिर अपनी वो ताकत दिखानी पड़ी। ये देश मोहब्बत से चलेगा, नफरत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में नागरिक संसाधन सूचना विभाग के डाटा उपयोग को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा है कि सर्वे को जल्द टीमें गठित कर कार्य को शुरू करें और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि टीमें डाटा के सत्यापन को ठीक प्रकार से करें और इस सर्वे के कार्य को सभी विभाग मिलकर पूरा करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिन रात यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि लोगों का जीवन आरामदायक हो और उन्हें अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने और उन्नति करने का अवसर मिले। तो बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे और चंडीगढ़ में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने की बात कही गई। नागरिक संसाधन सूचना विभाग की यह बैठक थी, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी भी शामिल हुए और जो सरकार की योजनाएं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चा की गई। तो नागरिक संसाधन सूचना विभाग की अहम बैठक, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की थी और बैठक में सीएम मनोहर लाल ने योजना को जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई। फरीदाबाद के सेक्टर 87 भारत कॉलोनी के पास खुदाई के दौरान पीएनजी पाइपलाइन में आग लग गई थी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड और पुलिस बल भारी संख्या में मौके पर मौजूद थे। बता दें कि भारत कॉलोनी इलाके में सड़क के किनारे नाले की खुदाई का काम चल रहा था, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ और हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे, जहां पर पीएनजी पाइपलाइन में भीषण आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कोई बड़ा हादसा होने से पहले उसे टाल दिया गया। तो खुदाई के दौरान यह हादसा हुआ। तो खबर फरीदाबाद से है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूरजकुंड मेले की तैयारियों की समीक्षा की है। पर्यटन विभाग के सचिव एमडी सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार से दोगुनी विदेशी मेहमानों की संख्या होगी। वहीं 45 देशों के विदेशी कलाकारों सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्य थीम स्टेट, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मेले में आएंगे। सचिव एमडी सिन्हा ने कहा है कि 3 फरवरी से शुरू होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला इस बार अन्य वर्षों की अपेक्षा ज्यादा भव्य और विशाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है और इस बार काफी भव्य तैयारी की गई है। इस बार एक अच्छी खासियत ये है कि इस बार शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारा पार्टनर कंट्री है, जिसके कारण करीब 23 कंट्रीज जो एशियन कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो फरीदाबाद पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने सूरजकुंड में शुरू होने वाले 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का दौरा किया था। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर तैनात पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेले के तमाम सुरक्षा प्रबंधों के सुपरवाइजर के अधिकारी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय नीतीश अग्रवाल भी मौजूद रहे। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आयुक्त ने सुरक्षा के मद्देनजर दौरा किया है। वीआईपी पंडाल, वीआईपी गेट के साथ अन्य सभी गेट व सभी जोन व पार्किंग स्थल को चेक किया गया। उन्होंने मेले में मौजूद सभी पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। मेला परिसर में करीब 350 कैमरे लगाए गए हैं, जिनको सूरजकुंड स्थित कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। सीसीटीवी निगरानी के लिए 50 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि सूरजकुंड रोड पर 3 से 19 फरवरी तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। तो अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। पुलिस आयुक्त ने मेले का जायजा लिया और किस तरीके की तैयारी की जा रही है इसका निरीक्षण भी किया है। तो फरीदाबाद में जल्द ही सूरजकुंड मेले का आगाज होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लिया गया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। इस बार सूरजकुंड मेला में सिक्योरिटी के पूरे बढ़िया बंदोबस्त किए गए हैं और लगभग हमारे 3000 पुलिस वाले इस बार ड्यूटी पे रहेंगे, जो कि शिफ्ट वाइज रहेंगे, क्योंकि तीनों शिफ्ट में काम करना पड़ता है। और जैसे मेले का टाइम भी इस बार 10 से लेकर 8 बजे तक है, तो उसके लिए हमने पूरा बाहर एक तो रूट का पूरा प्रॉपर इंतजाम किया है कि किसी तरह की जाम न लगे और लोगों को पहुंचने में मेले तक कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए सभी पार्किंग वगैरह तैयार करा दी है। बाहर नाके भी हमारे लगे हैं। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song.
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया और यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए और अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी और महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकाता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। तो आज बजट पेश किया गया, जहां पर बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कई बड़ी बातें कही गई और इसके साथ ही कई सौगातें जो है आम जनता को मिली। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश की। कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, इस बजट में सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं। पहली है समग्र विकास। यह विकास किसान, महिलाएं, ओबीसी, SC/ST, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर का भी ध्यान रखा गया है। इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा। इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तो आज 2023-24 का बजट पेश किया गया है। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, इसको लेकर भी कई योजनाएं दी गई। किसानों के लिए कई बड़े ऐलान आज किए गए हैं। तो किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए और कृषि स्टार्टअप को भी आज के बजट से बढ़ावा मिलेगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐलान करते हुए कहा कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबें रखी जाएंगी ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबें पढ़ने और समझने में आसानी हो। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी को पहुंच को सक्षम बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत से सहायता ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की जानकारी दी जा सके और साथ ही उन्हें इसका लाभ बताया जा सके। अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारी की भर्ती करेगा। कौशल उन्नयन के लिए सिविल सेवकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही 2014 से अब तक स्थापित किए गए 157 मेडिकल कॉलेज के साथ सह संस्थानों के रूप में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत अगले 3 वर्षों में की जाएगी। इससे इंडस्ट्रीज फोकस्ड कोर्सेज लॉन्च होंगे जिनमें रोबोटिक्स, कोडिंग आदि शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है और इस बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और वहां छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हेल्थ सेक्टर में और कई बड़े बातें कही गई जहां पर नौकरी बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 0 से 40 साल के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हैं। ऐसे में देश में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारी की जाएगी। वही हेल्थ सेक्टर को लेकर केंद्र मंत्रालय और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।
तो स्क्रीनिंग की तैयारी करेंगे, जहां पर हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं। करीब 47 हेल्थ नर्सिंग होम बनाए जाएंगे, 57 नए नर्सिंग कॉलेज खुलने का ऐलान किया गया है। तो 57 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, यह ऐलान आज के बजट में किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट बहुत ही बेहतरीन बजट है। खासकर जो टैक्स स्लैब को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किया गया, उसे नौकरी पेशे लोगों को काफी राहत मिलेगी। विज ने कहा कि टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज्यादा खरीदारी होगी, जिससे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा। इन सभी से टैक्स और जीएसटी मिलेगी तो विकास का पहिया घूमेगा। बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है और बहुत इसके मायने हैं, लेकिन जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खरीदारी होगी, और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फिर रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिसे सभी मंत्रिमंडल ने सराहा। सभी ने जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की है और वहीं किसानों ने इसे अपने लिए एक छलावा बताया। ज्यादातर किसानों का कहना है कि हर बार की तरह इस बजट में भी किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत बजट हो गए, 68 साल उम्र होगी बजट देखते नु, और 20 साल के ने ये काम जिम्मेदारी का शुरू कर दिया था। बजट में किसानों के लिए जो कुछ भी दिया जाता है, कितना ही दे दें, कई हजार करोड़ दे दें, 20,000 करोड़ दे दें, उसमें से ज्यादा से ज्यादा 8-10% तक किसानों को उसका फैसिलिटी मिलती है। बाकी सारा पैसा किसानों का कोष में वापस चला जाता है। इसलिए आज तक हमारी किसान कौम बहुत नीचे में है, घाटे में है खेती का सौदा। इसका यही कारण है, जो सरकार घोषणाएं करती है सिर्फ घोषणाएं होती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। बजट के बारे में थोड़ा सा पता लगा अभी हमारे को भी। इन्होंने एक युवा लड़कियों के लिए एक स्कीम निकाली है, उस स्कीम के लिए भी युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। ये तो पहले भी स्कीमें हैं, जैसे मच्छी पालन के लिए, सूर पालन के लिए, या डेयरी का जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए पहले भी स्कीमें चालू हैं। पर इनमें कोई लाभदायक चीज नहीं रही है, क्योंकि लागत ज्यादा होगी। चाहे को फीड लगा लो मुर्गियां की, और चाहे गाय का जो दाना है वो भी महंगा हो गया, खाड़ महंगी होगी, और दूध का रेट वही है। जो बजट सरकार ने डेयरी विभाग और पशुपालन बकरी पालन वालों के लिए बताया है, ये बजट पहले भी सरकार देती है, लेकिन इस बजट का दिखावे के लिए बताते हैं। मैंने एक बार बकरी का लोन लिया था, जिसमें इन्होंने 5,000 पर ब्रीड लोन दे दिया मेरे को, और उसकी महीने बाद किस्त शुरू कर दी दूध देने की। आज बकरी की कीमत 25,000 रुपये है, लेकिन 5,000 रुपये पर बकरी के बच्चे के लोन देते हैं। ये सब दिखाने की बातें हैं ग्राउंड में, और है इसमें कुछ नहीं है। देखो, बजट के बारे में तो पता लग रहा था कि किसानों के बारे में कुछ सरकार कुछ करेगी, पर हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि किसानों के हित में सरकार ने कोई बजट की कोई अच्छी स्कीम लेके आई है। हमें तो सीधा सी बात है कि अगर सरकार किसानों को बीज, खाद और चाहे डीजल किसानों के खेतों में बही करने के लिए काम आता है। कुल मिलाकर कहे जाए तो किसान विरोधी बजट है। किसानों की इसमें फेवर की कोई बात नहीं कही गई है। मैं पर देख रहा था उसमें कि ये लोग लुभावनी बातें करने, जैसे हम 20 लाख करोड़ कल ऋण देंगे। ये ऋण से कुछ नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सरकार ऐसा काम करे कि ऋण से, हम तो चाहते हैं, पहले ही किसान चाहते हैं कि हम ऋण से बाहर आए, ये और ऊपर ऋण थोपना चाहते हैं। किसानों को सब्सिडी
दी जाएगी। ऋण मुक्त चाहते हैं हम, पहले भी हमारी मांगे हैं किसान को ऋण मुक्त किया जाए। जब से सरकार आई है किसान विरोधी आई है सरकार। मैं पशुपालन के बारे में पढ़ रहा था, पशुपालन इस समय इतनी महंगाई है, पशुओं का चारा जो है दिन प्रतिदिन उसकी महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।